हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों रिको के आज 2-3 पोस्टों के जो एग्जाम है वो संपन्न हो चुके हैं और यहां पर हम बात करेंगे दोस्तों राजस्थान जीके के कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, करंट कितना आया है, साइंस के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कंप्यूटर का क्या रहा, हिंदी इंग्लिश के बारे में बात करेंगे और मैथ्स के बारे में बात करेंगे। क्योंकि आने वाली जो शिफ्टों हैं, जो भी शिफ्ट है, जिनके भी एग्जाम है, जिन पोस्टों के एग्जाम है, तो उन सभी को थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि किस प्रकार का पेपर हमारे एग्जाम के अंदर आने वाला है। तो यहां पर हम उन्हीं की बात करेंगे और यहां पर दोस्तों आपके जीके के कौन कौन से आज की शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो पूरे एकदम से दोस्तों ऑप्शन सहित आपको यहां पर मैं दिखाने जा रहा हूं। देखिएगा दोस्तों, यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर जो आज पूछा गया है वो पूछा गया है जनवरी 2021 तक राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान थे। दोस्तों मैंने आपको जब जेवीएनएल की तैयारी करवाई थी उस समय बताया था, जून 2021 के करंट अफेयर्स के अंदर हमने पढ़ा भी था कि जून 2021 के अंदर राजस्थान के अंदर चौथा टाइगर रिजर्व है वो बनाया गया है, जो देश का 52वां टाइगर रिजर्व था। तो यह क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर दोबारा पूछा जा सकता है, लेकिन यहां पर पूछा गया है जनवरी 2021 तक राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान थे। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछा गया है, 3 राष्ट्रीय उद्यान थे, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 है, यानी 3 राष्ट्रीय उद्यान थे, यह यहां पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के अंदर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से जिले में बाणगंगा नदी नहीं बहती है। देखिएगा दोस्तों यहां पर जिले आपके सामने दिए गए हैं, अजमेर है, भरतपुर है, दौसा है और जयपुर है। तो दोस्तों यहां पर आप सब जानते हैं कि जयपुर से बाणगंगा नदी का क्या होता है, उद्गम होता है और जयपुर से निकलकर ये दौसा के अंदर, दौसा से दोस्तों ये कहां पर चली जाती है, भरतपुर के अंदर चली जाती है। तो दोस्तों यहां पर आपका जो राइट आंसर वो होगा अजमेर, और अजमेर यहां पर राइट आंसर होगा, यानी बाणगंगा नदी है यहां से नहीं बहती है। अजमेर के अंदर कौन सी नदी का उद्गम होता है दोस्तों, अजमेर के अंदर लूणी पहाड़ियों से दोस्तों कौन सी लूणी नदी का उद्गम होता है, कौन सी पहाड़ियों से दोस्तों, अजमेर की किस पहाड़ियों से लूणी नदी का उद्गम होता है। तो यह आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, और बाणगंगा नदी है यह अजमेर में नहीं बहती है। अगला क्वेश्चन देखिए, उदयपुर सौर वेधशाला किस झील पर स्थित है, यह आज की शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां पर दोस्तों आना सागर झील कहां पर है, ये तो अजमेर के अंदर है, तो इसका तो कोई कारण ही नहीं बनता, उदयपुर के अंदर है भी नहीं है। मानसागर झील कहां पर है दोस्तों, ये जयपुर के अंदर है, तो इसका भी कोई भी कारण नहीं बनता। यहां पर नेक बड़ी ये नहीं होगा, यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा फतेह सागर झील। फतेह सागर झील के किनारे पर दोस्तों सौर वेधशाला का निर्माण करवाया गया था, तो यहां पर फतेह सागर झील आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, ये दोस्तों आपका सवाई माधोपुर के अंदर है। कहां पर है दोस्तों, सवाई माधोपुर के अंदर है। इसमें पूछा गया है कि जो उद्यान है वो उत्तर में किस नदी के द्वारा घिरा हुआ है और दक्षिण में किस नदी के द्वारा घिरा हुआ है। तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन देखिएगा, एक बार आप ऑप्शन देखिएगा, जो लूणी नदी है तो ये तो यहां पर दोस्तों सवाई माधोपुर के अंदर क्या करने आएगी, लूणी नदी का उद्गम दोस्तों अजमेर से होता है, नाग पहाड़ियों से, तो ये नदी यहां पर क्या करने आएगी, और जो अजमेर से होकर वास्तव में बाद में ये कहां चली जाती है दोस्तों, नागौर पाली होती है, जोधपुर होती है, या कहां पर निकल जाती है, जालोर में चली जाती है। यहां पर ये नहीं होगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत है। इसमें भी लूणी आ गया तो ये ऑप्शन भी गलत है, यानी लूणी और घग्गर नदी का यहां पर कोई संबंध नहीं है सवाई माधोपुर से। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, बनास और चंबल है। ये दोस्तों उत्तर में बनास है और दक्षिण में कौन सी नदी है, चंबल नदी है। चलिएगा, जोधपुर जिले में स्थित है। यह क्वेश्चन दोस्तों आपको जब जेवीएनएल की तैयारी करवाई थी तो मैंने बताया था, एक तो काजरी और मैंने बार बार इन क्वेश्चनों को डाला था, एक काजरी और एक आफरी, इन दोनों को थोड़ा सा ध्यान रख लेना, फिर से आने वाली शिफ्टों के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आफरी वाला। और जो काजरी है वो कहां पर है दोस्तों, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान कहां पर है, ये जोधपुर के अंदर है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये जो भूजल बोर्ड है, प्रदूषण बोर्ड है, ये जोधपुर के अंदर नहीं है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उदयपुर में बागौर हवेली 1751 से लेके 1778 के दौरान बनाई गई, किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफी बार हमने पढ़ा भी था इस क्वेश्चन को। बागौर की हवेली कहां पर है, उदयपुर के अंदर है। इसका निर्माण दोस्तों महाराणा प्रताप सिंह सेकंड, ये तो कोई लॉजिक नहीं बनता, महाराणा हरि सिंह ना ये भी क्वेश्चन नहीं होगा, श्रीनाथ जी भी राइट आंसर नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, श्री अमरचंद बड़वा के निर्देशन के
निर्देशन में दोस्तों इस जो हवेली है इसका निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया है, राजपूताना विश्वविद्यालय को अब किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? वो राजस्थान यूनिवर्सिटी है और इसको राजपूताना के नाम से जाना जाता था। अगला देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया, राजस्थान के किस किले की दीवार भारत में सबसे लंबी और विश्व में दूसरी सबसे लंबी है? दोस्तों 1000 बार ये क्वेश्चन हमने किया है, जब जेएनएल की हम तैयारी कर रहे थे तो उस समय काफी बार ये क्वेश्चन हमारे आगे आया था। तो दोस्तों हमने देखा था कि 36 किलोमीटर इसकी दीवार की लंबाई है और यह है कुंभलगढ़ किला। और कुंभलगढ़ किले के बारे में ही कहा जाता है कि दोस्तों एक पगड़ीधारी है, वो यदि इस किले की ओर देखे तो उसकी पगड़ी है वो नीचे गिर जाएगी। तो ये कुंभलगढ़ के बारे में ही कहा जाता है। तो ये कथन भी आपको याद रखना है, कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ में ही क्या बना हुआ है दोस्तों? कौन सा? कुंभलगढ़ के अंदर ही किसका जन्म हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म है वो यहीं पर हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछा गया इंडिया जीके से। देखिए इंडिया जीके के अंदर कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी कंट्रोल लाइन है यानी लाइन रेखा है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं, बच्चा जानता है, रेड क्लिफ रेखा है, मैकमोहन चीन और भारत के मध्य है। तो दोस्तों देखिए ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और यही आज के एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। अब दोस्तों मैं उनको बताना चाहता हूं जिनका आगे आने वाली शिफ्टों के अंदर एग्जाम है, जिनका भी एग्जाम है ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। आज के पेपर के एनालिसिस के आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस किस पार्ट के ऊपर आपको अच्छे से ध्यान देना है। दोस्तों जिनका भी एग्जाम है आगे जूनियर असिस्टेंट का जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, तमाम प्रकार की जो पोस्ट है उनका आगे एग्जाम होने वाला है। 5 दिसंबर को जूनियर असिस्टेंट का भी एग्जाम है। तो देखिए दोस्तों आपके एग्जाम के अंदर कौन कौन से जो पार्ट हैं वो थोड़े से हार्ड पूछे जा रहे हैं और कौन से पार्ट हैं वो थोड़े इजी पूछे जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपकी दोस्तों मैथ्स है वो काफी सिंपल पूछी जा रही है। मैथ्स है वो काफी सिंपल है, मैथ्स में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। यदि आपकी मैथ्स अच्छी है तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो आपका एडवांस लेवल पूछा जाएगा जूनियर असिस्टेंट के अंदर तो वो भी सिंपल ही पूछा जाएगा, कॉन्सेप्ट बेस्ड पूछा जाएगा, कोई भी दिक्कत होने वाली आपको नहीं है। देखिएगा रीजनिंग के अंदर आपको एक टॉपिक थोड़ा सा अलग मिला जो हालांकि कई एग्जामों के अंदर नहीं आता है। रीजनिंग के अंदर घड़ी के सवाल जरूर मिले हैं, 1-2 सवाल है वो घड़ी संबंधी सवाल है वो जरूर देखने को मिले हैं। बाकी सेम का सेम ही रीजनिंग के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी एग्जामों के अंदर वही क्वेश्चन रीजनिंग के अंदर पूछे गए हैं। और अगली बात बताता हूं हिंदी और इंग्लिश की। तो हिंदी इंग्लिश का वही ग्रामर वाला सिस्टम है, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिएगा आपको राजस्थान जीके के अंदर क्या करना है। राजस्थान जीके यदि जिसने भी जेवीएनएल की तैयारी की है, राजस्थान विद्युत विभाग भर्ती की तैयारी की है, तो उनको राजस्थान जीके पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए वहां पर आपने बहुत सारे अच्छी नॉलेज के साथ आपने जीके पढ़ा था, अच्छी तरीके से जीके पढ़ा था, तो अब आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। आपका आराम से दोस्तों जीके का काम है वो बन जाएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। बाकी दोस्तों आपको ध्यान देना है 2 चीजों के ऊपर। देखिए एक तो आता है आपके सामने कंप्यूटर, एक तो कंप्यूटर आता है और एक आती है आपकी जनरल साइंस। तो जनरल साइंस है ये कहां से तैयार करें? देखिएगा दोस्तों 10th की जो बुक आती है, 10th की आरबीएससी की बुक मान लीजिएगा या एनसीईआरटी की आप बुक ले लेना, इन दोनों में से एक बुक ले लेना। आरबीएससी राजस्थान बोर्ड की भी बुक ले सकते हैं। ये 10वीं की जो बुक्स है इसके अंदर आपके सिलेबस के अंदर जो टॉपिक दिए गए हैं वो सारे के सारे टॉपिक आपको 10th की बुक के अंदर मिल जाएंगे और वहां पर कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से पढ़ लेना, 2-3 दिन के अंदर अच्छे से पढ़ लेना। साइंस का एक क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होगा। अगला देखिएगा जनरल, हम बात करें यहां पर कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के जो कंप्यूटर में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो थोड़े से एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट से संबंधित सवाल है, वो थोड़े से हार्ड पूछे जा रहे हैं। लेकिन कोई आपका ज्यादा हार्ड भी नहीं है, मॉडरेट लेवल के सवाल पूछे गए हैं। कंप्यूटर के भी ज्यादा हार्ड हम नहीं कह सकते, लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड होती है कंप्यूटर की। वैसे भी कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी हार्ड ही होती है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर की एक क्लास में आपके लिए लेके आ जाऊंगा। आपके एग्जाम से पहले एक बड़ी क्लास हो जाएगी कंप्यूटर की, जिसमें एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट और इंटरनेट के बारे में अच्छी सी जानकारी आपको मिल जाएगी। कोई भी टेंशन आपको नहीं होने वाली है। बाकी कंप्यूटर के परिचय के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था तो वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा सारा का सारा। जो आज का पेपर पूछा गया है वो दोस्तों टेलीग्राम पर आपको अवेलेबल अभी थोड़ी देर बाद में करवा दिया जाएगा, तो उसकी टेंशन मत लेना। और वहां पर आपको सारा पता लग जाएगा कि
कौन कौन से क्वेश्चन आज के एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो ये दोस्तों आज का आपका लेवल था। करंट पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, राजस्थान का करंट हो चाहे इंडिया का करंट हो चाहे इंटरनेशनल करंट हो, करंट पढ़ने की कोई जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि 15-16 क्वेश्चन तो पूरे आपके एग्जाम के अंदर आ रहे हैं, तो कोई भी आपको जरूरत नहीं है। बाकी आपको ध्यान कहां पर देना है ये मैंने बता दिया। मैथ अच्छे से निकाल लो, मैथ को अच्छे से निकाल लो, 7-8 दिन का आपके पास समय है तो मैथ्स को अच्छी कर लो, कंप्यूटर और साइंस को अच्छा करके चले जाओ एग्जाम के अंदर, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो काफी पसंद आएगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इसी प्रकार से आपको डेली एनालिसिस मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।